हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास ट्वेल्थ का बच्चों फिजिक्स। तो क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में हमला हमारा बच्चों पहला चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हमारे पास सिलेबस में पहला चैप्टर है, ठीक है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वही स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों हमारा और आपका ये यात्रा मेरे प्यारे बच्चों एकदम मंगलमय हो, और हम लोग खूब अच्छे से खूब मेहनत करके अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चों अपने पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के कितने प्रकार हैं, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे आवेशन की विधियां क्या है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एकदम मन लगा करके चीजों को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के सीखने का प्रयास करिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले जैसे ही इस चैप्टर में हम लोग एंट्री मारते हैं, तो मैं अपने प्यारे बच्चों को थोड़ा सा फील कराना चाहता हूं कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे क्या है जिससे हम लोग जब कभी पार्टी वार्टी में स्कूल जाते हैं तो अपने बाल को एकदम संवार करके जाते हैं, है ना। और क्या है बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों छोटे छोटे कागज के पीस हैं, टुकड़े हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इससे एक प्रयोग करना है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस प्रयोग को किए होंगे जाने अनजाने में, लेकिन उसका कारण जो यहाँ पे चमत्कार होता है इस प्रयोग में आप करके देखे होंगे, उसके कारण आपको नहीं पता, ठीक है, कि ये क्यों कारण हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी कारण को हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, और उसका बच्चों भंडाफोड़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने को क्या करना है, आपको ये दो वस्तुएं लेनी है, कंघा और कागज के छोटे छोटे पीस कर लो, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, दो प्रोसेस है, दो तरीका है। सबसे पहले क्या करो कि तोड़ने के बाद, कागज के छोटे छोटे पीस करने के बाद कंघे को उसके पास ले जाओ तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसी कंघे से अपने बाल को आप संवार लीजिए, बाल से उसको रगड़ लीजिए। उसके बाद जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास उसको लेके जाते तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चमत्कार देखने को मिलता है। और वो चमत्कार क्या होता है कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघे की तरफ मेरे प्यारे बच्चों भागने लग जाते हैं। कंघा उनको अपने तरफ बुलाने लग जाता है, आकर्षित होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो घटना है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए एकदम अचंभित बात है कि ये क्यों होगा, ये क्यों हुआ है। तो उसी बंदे का नाम मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश, ठीक है। तो हम कहेंगे उस वस्तु के पास, इस कंघे के पास रगड़ने से, बाल से रगड़ने के बाद उसके पास एक जादू आ गया। उस जादू, उस शक्ति का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, वैद्युत आवेश। और हम कहेंगे कि जो कंघा है वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि चार्ज हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जी, करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करना है इस प्रयोग को। आप इस प्रयोग को मेरे प्यारे बच्चों अपनी पेन से भी कर सकते हो। पेन लिया, बाल से रगड़ा, उसके बाद कागज के छोटे छोटे पीस के पास ले गए तो उसमें जादू आ गया। जब तक आपने नहीं रगड़ा था तब तक कोई जादू नहीं, रगड़ने के बाद जादू आ रहा है, इस बात को आप ध्यान देना, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अभी और हमारे पास कुछ प्रयोग है अपने प्यारे बच्चों के लिए। प्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 2 क्या है, मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है जी, हमको दो प्लेट्स दिख रहे हैं।
दो क्या दिख रहा है बच्चों, प्लेट दिख रहा है, ठीक है। और ये कौन से प्लेट हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों वही फोम के प्लेट हैं जिसमें आप लोग जाते हो, चाउमीन बर्गर गोलगप्पे खाते हो, सर मुंह में पानी आ गया, ठीक है, याद मत दिलाइए इन सब चीजों का, अभी तुरंत मार्केट जाऊंगा खाने, चलो खा लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फोम के प्लेट है, उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करना है कि आप इन दोनों फोम के प्लेट्स को किसी कपड़े से आप बच्चे उसके नीचे वाला जो सतह है उसको रब कर दीजिए, रगड़ दीजिए, ठीक है। रगड़ने के पास दोनों को रगड़ना है, दोनों को रगड़ना है उसी कपड़े से। रगड़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों जब उन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिठाते हो तो वो नहीं बैठते, अब उनके आपस में नफरत हो गई है, दुश्मनी हो गई है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा क्यों हुआ, उसी बंदे यानी कि वैद्युत आवेश के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। यानी कि जब हम रगड़ दे रहे हैं तो कुछ हो जा रहा है, और रगड़ने के बाद क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हम कहेंगे कि वस्तुएं आवेशित हो गई, उनके पास आवेश आ गया, ठीक बात है। तो ये कहानी भी आप लोग देख सकते हैं, जब तक आपने नहीं रगड़ा था दोनों प्लेट्स आराम से एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन जब रगड़ दिया उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठते, ठीक है। अच्छा जी, प्रयोग नंबर 3 क्या दिख रहा है हमको बच्चे, नल दिख रहा है, टोटी दिख रही है जो पानी आप लोग सुबह उठ के मुंह वगैरह धुलते हो, ठीक है। अच्छा, तो और भी क्या दिख रहा है बच्चों, दो वस्तुएं हमारे पास, एक टोटी है और एक बच्चा क्या है, बलून है, गुब्बारे, ठीक है। तो गुब्बारे को मेरे प्यारे बच्चों फूंक मारिए, फूल गया, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप किसी कपड़े से या अपने पहने हुए कपड़े से उसको रगड़ दीजिए, ठीक है, रगड़ दिया। रगड़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों जब आप टोटी के पास ले जाते हो और टोटी को थोड़ा सा हल्का सा खोलना है जिससे उससे पानी बहुत पतली धार में निकलना चाहिए, ठीक है ना, एकदम हर 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 पानी नहीं निकलना चाहिए, बात समझ में आ रही है, बहुत ही पतली धार का पानी निकलना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब बलून को उसके पास ले जाते हो तो आपको एक चमत्कार देखने को मिलता है बहुत मजेदार, कि जो धार है ना, पानी की जो धार है वो बच्चे बलून की तरफ भागने लग जाती है, आकर्षित होने लग जाती है। आप इस प्रयोग को जरूर करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। आप छोटे छोटे बच्चों के साथ करेंगे, है ना, तो कहेंगे वाह भैया तो मेरा जादूगर है, जादू कर रहा है। तो ये सारे प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण हो रही मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश के कारण। जब हमने वस्तुओं को रगड़ दिया तो उन वस्तुओं में एक ऐसा गुण आ गया जो कि मेरे प्यारे बच्चों ये सारी घटनाओं को वो दर्शा रहा है, दिखा रहा है। तो उसी बंदे का बात हम लोग अब करने जा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और आपके इस सिलेबस के पूरे इकाई में जो वैद्युत आवेश है, जिसको मैं हिंदी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, मेरे प्यारे बच्चों वो हीरो है, पूरे मूवी का वही हीरो है, हर जगह उसी की बात होगी। कभी वो आवेश रुका होगा, मौज कर रहा होगा, और कभी वही आवेश मेरे प्यारे बच्चों भाग दौड़ कर रहा होगा, यानी कि गति कर रहा होगा। तो जब मौज करेगा, जब रेस्ट में होगा, जब विराम में होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ और गुण दर्शाएगा, लेकिन जब भागने लग जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ और गुण दर्शाने लग जाता है, ठीक बात है। आ जाइए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो हमारी इकाई है जिसको हमने आज स्टार्ट किया अपना पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आता है मेरे प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युतिकी के इकाई के अंतर्गत, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे आपके बुक से। कौन कौन चैप्टर जी, पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों हमारा किसके अंदर आता है, हमारा आता है बच्चों स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको पहले डिफाइन करना है कि ये क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा ना कि जब आवेश मौज कर रहा होगा यानी कि विराम में होगा, ठीक है, तो वो कुछ और गुण दिखाएगा। तो हम लोग अभी डिस्कस यही करेंगे कि जो आवेश है वो कहाँ है बच्चों, विराम में है, मौज कर रहा है, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों जो आवेश होता है वो विराम में होता है, और हम उसी के घटनाओं को अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसकी परिभाषा को आप लोग सीख लीजिए। परिभाषा क्या है कि भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत
हम स्थिर वैद्युत विभव के वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास परिभाषा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, है ना। बात समझ में आई, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसी बंदे पर जिस बंदे की बात हमारे, ये समझ लो जो आपके क्लास 12th की पहली जो बुक है ना, 8 चैप्टर तक, ठीक है ना, उस पूरे मेरे प्यारे बच्चों बुक में इसी बंदे की बात ही होगी, है ना। पहले 2 चैप्टर में ये बच्चों विराम में होगा, उसके बाद जैसे ही हमारे पास विद्युत धारा चैप्टर आएगा तो उसमें बच्चों ये भागने लग जाएगा, और वैद्युत आवेश के गति को ही तो हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों ये भागने लग जाएगा, है ना। तो अभी तक क्या है, इसके विराम वाले गुण को हम लोग देखने वाले हैं इस वाले अध्याय में। चलिए, तो सबसे पहले अब मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत आवेश की बात करेंगे, यही हीरो है हमारे लिए। तो इसके बारे में एकदम मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या होता है। हालांकि आप लोग नाम सुने होंगे कक्षा 10 में वैद्युत आवेश, ठीक है, कहाँ सुने होंगे, जब विद्युत धारा का आपने परिभाषा सीखा होगा तो वहां पे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जल्दी बोल, याद है कि नहीं याद है? याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पाप लग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत धारा की परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, ये फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला याद करो मेरे प्यारे बच्चों, Q/T। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, या आपने स्मॉल q लिखा होगा या आपने कैपिटल Q लिखा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी कहानी आपको बताना चाहता हूं। कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्लास 11th की वो बातें याद करो। सर क्लास 11th की बातें तो पुरानी हो गई, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कहानी वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। हमने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों क्या, द्रव्य, द्रव्य जिसको हम लोग पदार्थ भी कहते हैं, मैटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस द्रव्य के एक गुण को, इस द्रव्य के एक गुण को मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ लिया है, जिसका नाम था, ओहो कहां गया भैया, जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान। क्या नाम था बच्चों, द्रव्यमान, ठीक है। अब इसको पढ़ा था हमने सर क्लास 11th में, बोलो क्लास 11th में द्रव्यमान के बारे में हमने पढ़ा था। ध्रुव द्रव्यमान आपस में बल लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, फिर बच्चों घर्षण बल, ये सारी बातें हमने की थी। घिरनी से हमने द्रव्यमान को लटका दिया, सारी बातें द्रव्यमान के इर्द गिर्द ही हो रही थी, है ना, ठीक है। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आ गए, 1 साल आगे बढ़ गए, हम लोग अब बड़े बच्चे हो गए थोड़े से, हम लोग आ गए क्लास 12th में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों विद्युत आवेश, या कह लो केवल आवेश, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। और इस चीज का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना चीजों को। जैसे हमने द्रव्यमान को परिभाषित किया था कि द्रव्यमान किसी पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है, जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर क्या लगाता है, बल लगाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों विद्युत आवेश भी किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, ठीक है, जिससे वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर मेरे प्यारे बच्चों बल लगाएगा। लेकिन अब ये जो बल है ना, अब ये अलग प्रकार का होगा। बात समझ में आई? जैसे मान लो मैं प्रैक्टिकल के तौर पे बता दूं, ये जो मैंने फिगर दिखाए हैं, ये वाला फिगर, इसी से आप समझो चीजों को। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट पर। जैसे मान लो जब तक आपने रगड़ा नहीं था कंघे को, तो जब कंघे को बच्चे आपने कागज के छोटे छोटे पीस के पास ले जाते हैं तो नहीं चिपकता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों देखो कंघे के पास भी द्रव्यमान है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास भी द्रव्यमान है, और एक तीसरा बंदा भी है। वो कौन है? हमारी धरती माता, जो कि बहुत बड़ी है इन दोनों वस्तुओं के कंपैरिजन में। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे क्या है, कंघा
उसको उठाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इतनी बड़ी धरती माता उस कागज के टुकड़े को पकड़ के अपनी तरफ खींच रही हैं तो वो नहीं उठा पाएगा। बात समझ में? यानी कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? कंघे और कागज के पीस के तुलना में बच्चे कागज और धरती माता का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो उसको उठा नहीं पाता। ठीक है, लेकिन जब बच्चे उसी छोटे से, इतू छोटे से वस्तु जिसको हम कंघी कह रहे हैं या पेन कह रहे हैं, उसको अपने बाल से रगड़ दिया, उसके बाद कागज के छोटे छोटे पीस के पास ले गए, तब तो बच्चे चमत्कार हो गया। इतनी बड़ी धरती अब उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े को नहीं खींच पा रही है, नहीं अपनी तरफ बुला पा रही है, ये बंदा उसको अपनी तरफ चिपका ले गया। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, जो विद्युत बल है, अभी इसको मैं कहूंगा कि आवेशों के कारण जो बल लगेगा उसका नाम होगा विद्युत बल। द्रव्यमानों के कारण जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है मेरे प्यारे बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। तो विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत शक्तिशाली है। इसी प्रयोग से आपको समझ में आ गई बातें। इतनी बड़ी पृथ्वी इतू छोटे से हमारे कागज के टुकड़े को पकड़ रखी थी पहले, लेकिन जब इसको हमने रगड़ दिया तो इसके अंदर इतनी ताकत आ गई है कि ये इतनी बड़ी पृथ्वी द्वारा खींचे गए गुरुत्वाकर्षण बल को भी मेरे प्यारे बच्चों पीछे छोड़ दे रहा है और उस कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा सा अलग है। बात समझ में आ रही? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाते हैं फिर से हम लोग अपने इसी कहानी पे। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं पदार्थ के बारे में ही। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पदार्थ के बारे में ही। पदार्थ के दो गुण हैं मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान और विद्युत आवेश। ठीक है, तो हम लोग क्लास 12th में विद्युत आवेश के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमने क्लास 11th में द्रव्यमान के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, अच्छे से सारी बातें सीख ली है। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत आवेश को परिभाषित करते हैं। उसका मेरे प्यारे बच्चों मात्रक देखेंगे, ये कौन सी राशि है उसको भी देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हमने कह दिया कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का क्या होता है? एक गुण होता है और उसको हम लोग मूलभूत गुण कहते हैं। मूलभूत गुण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मूलभूत गुण ये होता है कि आप पदार्थ से आवेश को हटा नहीं सकते। वो अलग बात है कि मेरे प्यारे बच्चों वो उदासीन रहेगा। उदासीन का मतलब क्या होता है कि जितने धनात्मक होंगे उतने ऋणात्मक होंगे, न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, आपको पता है केमिस्ट्री में आपने सीखा है कि धन आवेश ऋण आवेश, अरे वही आवेश है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वही आवेश, उसी आवेश की बात हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, अब तो धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चों को कुछ क्लियर हो रहा होगा कि क्या हम लोग बातें कर रहे हैं। चलिए, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करता है। दो बातें लिखी गई हैं, वैद्युत तथा चुंबकीय। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी दो अध्याय, पहला और दूसरा, इन दोनों अध्यायों में हम लोग आवेश के वैद्युत गुण को देखेंगे, वैद्युत प्रभाव को हम देखेंगे। चुंबकीय प्रभाव कब होगा? जब आवेश भागने लग जाएगा, जब दौड़ने लग जाएगा, तब मेरे प्यारे बच्चों वहां पे हम लोग देखेंगे चुंबकीय प्रभाव। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की बातें एकदम क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात आती कि जी कुछ प्राकृतिक हमारे पास जो हम अभी तक जानते हैं वैद्युत आवेश का नाम बता दीजिए। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे पास क्या है? विद्युत आवेश है। तो कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण आदि मेरे प्यारे बच्चों हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब आप तो सोच रहे होंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हमको पता है, ये अल्फा कण कौन है? ये बंदा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। ठीक है, जिसको हम He+2 से लिखते हैं। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। ठीक है, जिसको हम लोग He+2 से प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ लो। ठीक है, चलिए अब बच्चे हमने एक नई राशि को आपको बता दिया
परिभाषित कर दिया। वो नई राशि क्या है? हमारा विद्युत आवेश, हमारा प्यारा सा, हमारा नन्हा सा मुन्ना सा विद्युत आवेश, और वही पूरा इस चैप्टर का हीरो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जब नई राशि आई तो वो किसमें मापी जाएगी? ठीक है, वो कौन सी राशि है, वो उसके पास दिशा है कि नहीं है, इन सब की बात भी तो करनी पड़ेगी। तो वही बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो विद्युत आवेश मेरे प्यारे बच्चों एक व्युत्पन्न राशि होती है। आप कहेंगे ये कौन सा भारी भरकम वर्ड है? मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की बातें याद रखो। हमने सीखा था राशियों को दो प्रकार से बांट दिया गया। जो भौतिक राशियां थी वो उनको दो भागों में बांटा गया था, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। तो मेरे प्यारे बच्चों, मूल राशियां क्या होती हैं? 7 होती थी। ठीक है, बात समझ में आई? जिनको परिभाषित करने के लिए किसी और राशि की जरूरत नहीं है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, है ना। जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान, ये सब चीजें 7 थे। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों आवेश का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था, तो इसलिए आवेश क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक बात है। धारा का उसमें नाम था विद्युत धारा, हमारे पास क्या है? मूल राशि होती है। अच्छा, ये एक अदिश राशि है, इसको बच्चे बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसके पास दिशा नहीं है, इसके पास केवल और केवल क्या होता है बच्चों? परिमाण होता है जी। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। मतलब आप याद रखेंगे कि इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है बच्चों? कूलाम, जिसको हम कैपिटल सी से लिखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, आपने याद किया होगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कूलाम होता है जी। ओके सर जी, चलो। अब मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम है ना, वो वैद्युत आवेश का एक बहुत बड़ा मात्रक है। अब इसका मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, मैं एक कहानी अपने प्यारे बच्चों को सिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने द्रव्यमान की बात की, ठीक है, जिसको आप स्मॉल m से प्रदर्शित करते हो। तो द्रव्यमान को मेरे प्यारे बच्चों आप कभी ग्राम में नापते हो, आप कभी किलोग्राम में नापते हो, आप कभी मेरे प्यारे बच्चों कुंटल में नापते हो, आप टन में नापते हो। मतलब जैसी हमारे पास मात्रा होती है द्रव्यमान की, उसी प्रकार का हम मात्रक यूज करते हैं। जैसे मान लो ग्राम में कब यूज करते हो आप? जब आपकी मम्मी कहती है जाओ मार्केट से आप लोग जीरा लाओ, ठीक है, मसाले लाओ, मतलब कोई भी मसाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों किस में आता है? वो ग्राम में आप लोग उसको खरीदते हो। बोलो हाँ या ना। जब आप बच्चे किलोग्राम की बात करते हो तो किलोग्राम में क्या लेते हो मेरे प्यारे बच्चों? आलू लेते हो, चीनी लेते हो, ठीक है, कोई भी साग सब्जियां जो होती हैं आप किलोग्राम में लेते हैं। अब जब बच्चे अनाज की बात होती है तो हम लोग कुंटल में बात करने लग जाते हैं कि आपके यहाँ कितना गेहूं हुआ। आजकल गेहूं का सीजन चल रहा है ना, तो कितना गेहूं हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि नहीं, मेरे तो 5 कुंटल गेहूं हुए, 10 कुंटल गेहूं हुए, जो भी हुआ। ठीक है, वही जब अनाज मेरे प्यारे बच्चों ट्रक में भर दिया जाता है तो उसका जो वजन होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, हम लोग मेरे प्यारे बच्चों किस में नापते हैं? उसको नापते हैं मेरे प्यारे बच्चों टन में। ठीक है, तो द्रव्यमान के मात्रा के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है? अलग अलग मात्रक हैं। ठीक है, जब मात्रा कम तो छोटा मात्रक, मात्रा ज्यादा तो बड़ा मात्रक। मान ले दूरी के बारे में बात कर लेते हैं। दूरी, जैसे मान लो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी हमको बतानी हो, जैसे मान लो मैं पूछता हूं कि आपके स्कूल से आपके घर का दूरी कितना है, कितना दूर है, तो आप कहते हैं सर 1 किलोमीटर, आप कहेंगे 2 किलोमीटर, जो भी होगा। बात समझ में आई? मैं कहता हूं कि जाओ मार्केट से एक कपड़ा लेते आओ अपने लिए सिलवाने के लिए। ठीक है, तो वहां पे जाते हो तो मेरे प्यारे बच्चों दुकानदार पूछता है कितना मीटर चाहिए, और उसके पास इतना बड़ा एक रॉड होता है, वो 1 मीटर का रॉड होता है, उसी से नाप करके वो आपको कपड़े काट के देता है। तो वहां पे बात हो रही है वही लंबाई, वही दूरी की मेरे प्यारे बच्चों, क्या? मीटर में। जब मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप अपने कॉपी में एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, तो आपके पास एक स्केल होता है, उससे आप 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो भी तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? एक प्रकार की लंबाई, एक प्रकार की दूरी ही है। ठीक है, इसको दूरी नहीं लंबाई लिख लेता हूं मैं। ठीक है, क्या है बच्चों? एक प्रकार की लंबाई ही है। तो इस तरीके से जैसे मान लो जब आपने लाइन बनाया कॉपी में, तो छोटी लाइनें है ना, छोटी लंबाई है।
जब आप कपड़े खरीदने गए तो उससे थोड़ा बड़ा है तो हम मीटर में नापने लग गए। जब एक जगह से दूसरी जगह के दूरी लंबाई नाप रहे हो, दूरी नाप रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों हम किलोमीटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास आवेश है, आवेश का जो कूलाम है वो बड़ा मात्रक है, तो हम उसके छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं, जैसे माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम। क्या बच्चों? माइक्रो कूलाम और मिली कूलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। इस चीज को मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए एक टेबल में चीजों को समझा देता हूं। आ जाओ, टेबल हमारे पास ये रहा। ठीक है, देखो इधर लिखा गया है मिली। मिली जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 मिली कूलाम, ऐसे लिखा जाएगा कहीं कहीं। ठीक है, हिंदी में लिख देगा, हिंदी में लिख देगा तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मिली को ऐसे लिखा जाएगा मिली। ठीक है, माइक्रो को, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि माइक्रो को ऐसे लिखा जाएगा, नैनो को कैसे लिखा जाएगा, नैनो से नैना, पीको, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? फर्मी है, फर्मी। तो अगर मान लो मैं पूछूं कि 2 माइक्रो कुलाम में कितना कुलाम, हमको कुलाम चाहिए क्योंकि एसआई मात्रक कुलाम है, ये कुलाम हमको चाहिए। तो आपको पता है नंबर लिखा है 2, मिली का मतलब सीधा सीधा आप याद रखेंगे 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ 5 माइक्रो, तो माइक्रो को बच्चे ऐसे लिखते हैं, यू दोनों तरफ पूंछ होती है, तो माइक्रो कुलाम में कितना कुलाम? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे 5। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। ठीक बात है। वैसे आपसे कोई कहेगा कि बताइए 10 नैनो कुलाम, नैनो को स्मॉल एन से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 10⁻⁻⁹ कुलाम। तो ये जो टेबल हमारे सामने दिख रहा है, इस टेबल को याद करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इस टेबल को आप याद कर लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th का जीवन आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो ये सब चीजें आपको परेशान करेंगी, वहां पे लिखा होगा और आपको उस चीज को बच्चे कुलाम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये केवल आवेश के लिए नहीं है, ये सारी जो बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों किसी भी राशि के लिए है, चाहे वो द्रव्यमान हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके सामने ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ये वैल्यू है ये आपको याद होना चाहिए। मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, नैनो का मतलब 10⁻⁹, पीको का मतलब 10⁻12, फर्मी का मतलब 10⁻15। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए चलो यहां तक की बातें तो हो गई सर कि आवेश क्या होता है। आवेश हमारे पास एक व्युत्पन्न राशि है, उसको बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, उसका एसआई मात्रक कुलाम होता है, कुलाम उसका बड़ा मात्रक है, तो हम उसके छोटे छोटे मात्रकों का यूज करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको पता करना है कि उसका सीजीएस मात्रक में इकाई क्या है, मात्रक क्या है, क्योंकि पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आवेश का सीजीएस प्रणाली में जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है स्टेट कुलाम, इसको ईएसयू भी लिखते हैं। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो चाहे स्टेट कुलाम कहो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहो, दोनों बातें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेम है ना? लेकिन दोनों बातें अपने प्यारे बच्चों को याद होनी चाहिए। अब एक कुलाम और ईएसयू में क्या हमारे पास रिलेशन है? तो मेरे प्यारे बच्चों इतना रिलेशन होता है, एक कुलाम बराबर 3×10⁹ ईएसयू के। ठीक है, ये रिलेशन आपको जरूर याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को एकदम क्लियर होंगी। चलिए अब बच्चों वैद्युत आवेश कितने प्रकार का, तो थोड़ी देर पहले हमने कहा कि आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा धन आवेश, ऋण आवेश, तो वही आवेश। तो मेरे प्यारे बच्चों जो वैद्युत आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश, इसको धनावेश ऋणावेश भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हो धन आवेश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे संधि विच्छेद वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो धनावेश ऋणावेश कह लो या धन आवेश ऋण आवेश कह लो, आपकी इच्छा है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने सब कुछ कह दिया, लेकिन आवेश को प्रदर्शित करने का तरीका क्या बताया? तो हमने कहा कि भैया आवेश को मेरे प्यारे बच्चों Q
या कैपिटल क्यू से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अगर धनात्मक है तो इसके सामने धन धन लगा देंगे, ऋणात्मक है तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस क्यू या माइनस कैपिटल क्यू से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की बातें एकदम क्लियर होंगी। आगे बढ़ लूं, चलो। तो दो प्रकार के आवेश हैं, धन आवेश और ऋण आवेश मेरे प्यारे लाल। अब बच्चे इनके पास एक गुण है कि जो धन धन है, यानी कि जिसको अगर धन धन रहेगा ऋण रहेगा, उसको बोलेंगे सजाति। ठीक है, क्या बोलेंगे? सजाति, लाइक चार्ज उसको बोला जाता है। मैं बना देता हूं प्लस प्लस या मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, इसको मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं हम लोग सजातीय, एक जात वाले। ठीक है, और प्लस माइनस या मेरे प्यारे बच्चों माइनस प्लस जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों विजातीय, अलग जात वाले। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब जो समान प्रकार के आवेश होंगे, धन धन या ऋण ऋण, धन धन और ऋण ऋण में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? दुश्मनी होती है, वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, लेकिन जो विजाती होंगे यानी विपरीत प्रकार के आवेश, एक प्लस एक माइनस, तो उन दोनों में प्यार मोहब्बत होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो एक दूसरे के पास आते हैं, यानी कि आकर्षित होते हैं। शुद्ध शब्द में कहेंगे कि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि दूर भगाएंगे, और विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी कि पास पास आते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिखाया गया है एक फिगर द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये दोनों क्या है? ये दोनों है मेरे प्यारे बच्चों विजातीय। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चों? सजातीय। देखो विजाति क्या हो रहा है? एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, और स्वजाति क्या हो रहा है बच्चों? एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजाति आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आकर्षित करते हैं। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों इस वाले चैप्टर से, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो चीज अभी स्टार्ट हो रहा है, क्या कि वैद्युत आवेश के कुछ प्रमुख गुणों के बारे में हमको जानना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला होता है उसका गुण क्या? आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या? मान लो किसी वस्तु को हमने आवेश दिया, अब किसी वस्तु को आवेश कैसे देते हैं, तो मैं चैप्टर के शुरू में ही एक मेथड आपको बता दिया कि जब वस्तुओं को आप रगड़ दोगे तो वो आवेशित हो जाएंगे, यानी कि उस पे आवेश आ गया। इतनी बात तो आपको पता है। अभी हम लोग बच्चे ये गुण सीखने के बाद हम लोग आवेशन की विधियां सीखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं कि आप उन वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों पहला हम लोग प्रॉपर्टी सीख रहे हैं आवेशों की योज्यता। क्या सीख रहे हैं? आवेशों की योज्यता। मान लो कोई हमारे पास वस्तु है, कोई निकाय है, उस निकाय को हमने बच्चे कुछ आवेश दे दिया, और वो जो आवेश है क्या नाम है जी? Q1, Q2, Q3 और Q4। मान लो इसकी वैल्यू अगर मैं अपने प्यारे बच्चों से बता दूं कि मान लीजिए कि भैया Q1 है हमारे पास 1 कूलम, Q2 हमारे पास है 3 कूलम, Q3 है -2 कूलम और Q4 है -5 कूलम। मान लो ऐसे ही कोई नंबर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इस वस्तु के पास कुल कितना आवेश है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो नेट चार्ज है, नेट का मतलब वही कुल आवेश। ठीक है, तो कुल आवेश कितना होगा? सबको बच्चे बीजगणितीय योग कर देते हैं। आवेशों का योग क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। वही कहता है ये वाला गुण, क्या मेरे प्यारे बच्चों? आवेशों की योज्यता। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 + 3 - 2 - 5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही योग कर देते हैं। इसका कितना हुआ? ये 7 और ये 4, तो माइनस का 3 कूलम हमारे पास इस वस्तु के पास कुल आवेश होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों कहता है आवेशों की योज्यता। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी। परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इस बात को लिख देंगे क्या
कि किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आप याद रखेंगे कि आवेशों का योग बीजगणितीय योग होता है। मान लो कोई वस्तु है, अलग अलग जगहों पे उसके आवेश हैं, कुल आवेश हमको ज्ञात करना, तो सभी आवेशों को हम क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जी, आवेशों के इस गुण को आवेश की योज्यता कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत सही। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसका जो गुण नंबर क्या है बच्चों, 2 है, वो क्या है, आवेश का संरक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, याद रखना है। क्या याद रखना जी, जहां भी मेरे प्यारे बच्चों संरक्षण शब्द आता है, कंजर्वेशन शब्द आता है, मेरे प्यारे बच्चों के दिमाग में कुछ चमकता होगा। क्या चमकता होगा, क्लास 11th की वो बातें जब हमने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण, हमने पढ़ा था संवेग संरक्षण, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे एक लाइन आप चिपकाते थे कि जिस भी राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं वो राशि ना तो उत्पन्न हो सकती है ना तो नष्ट हो सकती है। यही तो लिखते थे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, तो वो एक लाइन तो यहां भी चिपकेगी। संरक्षण का मतलब है वो बच्चे बदलने वाला नहीं है, वो संरक्षित है। ठीक है, तो पहले मैं इस चित्र से आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको परिभाषित कर देंगे कि क्या आपको लिखना है। ठीक है बच्चा लोग, चलो। तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों 2 वस्तुएं हैं, हमने ले लिया, एक है अंबर, एक है मेरे प्यारे बच्चों कपड़ा। ठीक है, क्लॉथ। अच्छा जी, अब बच्चे हमने कहा कि भैया शुरुआत मतलब नॉर्मली जो हमारे पास वस्तुएं होती हैं उनमें मेरे प्यारे बच्चों वो आवेशित नहीं होती। मान लो कोई वस्तु, मान लो पेन है, तो इसके पास आवेश है, लेकिन कैसा आवेश है, ये न्यूट्रल कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें धन आवेश और ऋण आवेश समान मात्रा में, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, 0। क्यू इक्वल्स टू जितने प्लस उतने ही माइनस, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये नहीं कि आवेश नहीं है, आवेश है, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, अच्छा। तो अंबर के पास शुरुआत में मान लिया कि +2 आवेश है और माइनस का 2 आवेश है, 2 प्लस का 2 माइनस का, तो नेट कितना हुआ, टोटल चार्ज कितना हुआ बच्चे, 0 हो गया। देख लो लिखा गया है 0, बात समझ में आई। अच्छा, इसी प्रकार कपड़े के पास प्लस का 3 माइनस का 3 है, कुल मिला के क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, अब देखो ये फिगर नंबर ए था। अब मैंने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया। क्या कर दिया बच्चों, आपस में रगड़ दिया। रगड़ने के बाद क्या होगा, इन दोनों वस्तुओं में मेरे प्यारे बच्चों आवेश का वितरण होगा इधर उधर, एक से निकल करके दूसरे में जाएगा, दूसरे से निकल करके दूसरे वाले में, मतलब जहां से भी निकलेगा, लेकिन आवेश क्या होगा, स्थानांतरण होने लगता है इन दोनों वस्तुओं में। ठीक है, तो मेरे पास जब स्थानांतरण होगा तब तो गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो देखो रगड़ने के बाद फिगर नंबर सी में देखो बच्चे, अंबर के साथ क्या हुआ, इसके पास प्लस का 2 हो गया, इसके पास माइनस का 4 हो गया, यानी कि जब नेट निकालेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि +2 -4 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, हाँ सर। कपड़े के साथ क्या हुआ, प्लस का 3 माइनस का 1, यानी कि नेट चार्ज कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 2 हुआ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, अगर अलग अलग दोनों वस्तुओं को हम देखते हैं तो रगड़ने से पहले अंबर के पास 0 आवेश था। ठीक है, और रगड़ने के बाद माइनस का 2 आ गया। ठीक है, देख लो माइनस का 2 यहाँ पे लिखा गया है। कपड़े के पास बच्चे 0 था रगड़ने के पहले, रगड़ने के बाद +2 आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर इन दोनों वस्तुओं को हम एक वस्तु के जैसे देखें, मतलब निकाय की तरह देखें, तो इस पूरे निकाय का, कपड़े प्लस अंबर का जो नेट आवेश है अभी भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, -2 + 2 क्या है, 0 है। और मेरे प्यारे इन दोनों वस्तुओं का पहले भी जो नेट चार्ज था वो क्या था, 0 था। तो वही तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण, कि भैया प्रक्रिया से पहले प्रक्रिया के बाद आवेश क्या होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए, जितना पहले था उतना ही बाद में। बात समझ में आई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको परिभाषित कर लेते हैं। इसके अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, किसी निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया के कारण, अन्योन्य क्रिया क्या था, वही हमने जो रगड़ दिया था उन दोनों वस्तुओं को। अच्छा, आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया गया कि किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित होता है। देखो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ बच्चे, वियुक्त निकाय, इसको कहीं कहीं विलगित भी कहा जाता है।
अंग्रेजी इसका क्या है, आइसोलेटेड। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे, ऐसे निकाय की बात कर रहे हैं, ऐसे वस्तु की बात कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द कोई और आवेश नहीं है। आइसोलेट का मतलब होता है एकदम अकेला तन्हा, उसको छेड़ने वाला कोई नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोरोना के समय में ये शब्द आप लोग जरूर सुने होंगे कि अगर जिसको कोरोना हो गया था वो आइसोलेट हो जाता था, यानी कि अपने घर के और व्यक्तियों से अपना संपर्क हटा करके किसी एक कमरे में वो रहता था। ठीक है, तो वही मतलब होता है वियुक्त निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम का। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, और ये मेरे प्यारे बच्चों है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एमएमआई है, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, मान लो आपने रगड़ दिया, या मैं चाहता हूं ये हमारे पास वस्तु है, इसको मैं आवेश देना चाहता हूं, तो ये मेरे मन मर्जी के हिसाब से आवेश इस पे मैं नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए एक फिक्स कंडीशन है। कैसे? जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो आप दुकान पे गए, आपको पेन लेना है। क्या लेना है बच्चों? पेन लेना है। तो दुकानदार के पास ऐसा क्या कंडीशन है कि मेरे प्यारे बच्चों वो आपको कम से कम कितनी पेन दे सकता है? तो आप कहेंगे एक, है ना, एक पेन दे सकता है। अधिक से अधिक उसी एक के मल्टीपल में जितना चाहो उतना पेन आप उससे ले सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपने कहा उससे कि भैया मुझे 1.5 पेन चाहिए, मुझे 2.3 पेन चाहिए, तो आपको दे पाएगा? आपको 2 लाफा लगाएगा, कहेगा भाग यहां से, मेरे पास ऐसा कंडीशन नहीं है, मैं पेन को तोड़ के थोड़ी दे पाऊंगा। और ना तो वो मेरे प्यारे बच्चों संभव है, वो किसी यूज के नहीं है। तो यानी कि उसके पास जो पेन है वो मेरे प्यारे बच्चों क्वांटाइज्ड है। क्या है बच्चों? क्वांटाइज्ड है, यानी कि सबसे कम एक ही पेन मिलेगी। इसी के मल्टीपल में आप लाख पेन ले सकते हो, 1000 पेन ले सकते हो, जितना मतलब उतना ले लो, लेकिन एक से कम तो नहीं मिल पाएगी। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आपके पास बुक है, बुक में हमारे पास 14 चैप्टर है, हमको पढ़ने हैं क्लास 12th में। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ, आप दुकानदार के पास गए, आप बोले सर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई और मेरे सिलेबस में 14 चैप्टर है, तो मुझे अपनी किताब से पहले चैप्टर का पन्ना निकाल लेना है, बस वही चाहिए मुझे। क्या वो मिल पाएगा आपको? नहीं, फिर से लगा के भेज देगा। ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आप उसके यहां से पूरी की पूरी बुक ही ले सकते हो। ये नहीं कि पहला चैप्टर चल रहा है तो पहले चैप्टर का पेज निकाल लिया, खरीद के ले चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो वही हाल है मेरे प्यारे बच्चों आवेश का, कि आवेश मेरे प्यारे बच्चों अपने मनमर्जी के हिसाब से हम वस्तु को नहीं दे पाएंगे, और आवेश का एक फिक्स पैटर्न है कि कितना आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये नियम कहता है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश की मूल इकाई, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसका मतलब समझ पाए? देखो, किसी वस्तु पे आवेश आ कैसे रहा है? आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों के आने जाने से। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के आने जाने से। जब मैंने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो मेरे प्यारे बच्चों किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन छिटक करके दूसरे वस्तु में घुपुच चला गया। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉनों के आने जाने से, स्थानांतरण से ही मेरे प्यारे बच्चों वस्तुएं क्या हो रही हैं? आवेशित हो रही हैं। यही तो मेन फंडा है। ठीक है, और इसी मेन फंडे को अभी हम थोड़ी देर बाद मेरे प्यारे बच्चों आवेशन की विधियां में सीखेंगे इत्मीनान से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? Q बराबर NE। कैसे होगा जी? आ जाओ। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को मैंने रगड़ा। मान ले फिगर बना देता हूं, मान लो मेरे प्यारे बच्चे फिगर बना देता हूं अपने प्यारे लाल के लिए। ये फिगर है, इसका नाम ए, इसका नाम बी। मान लो हमने दोनों को रगड़ा, ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके मान लिया कि बी में जाएगा, मान लो। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों ए से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ए से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके पास कितना आवेश आ जाएगा? तो मान लो प्लस का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो जहां पे कमी होगी वहां पे धनात्मक आवेश ज्यादा हो गए। ठीक है बच्चों, अच्छा। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो यहाँ पे प्लस आवेश, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेश होते हैं जी। तो इसके पास जो आवेश आएगा वो माइनस का 1e हो जाएगा। बात समझ में आई? मान लो मेरे प्यारे बच्चों दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास प्लस का 2e हो जाएगा।
और इसके पास मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 2 ही हो जाएगा। मान लो एक टाइम ऐसे चलता चलता रहा और इससे n इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? n इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके पास प्लस का n इलेक्ट्रॉन और इसके पास मेरे प्यारे बच्चों माइनस का n हो जाएगा। अरे बोल हाँ या ना। तो इन्हीं दोनों को मिला करके हमने एक फॉर्मूला लिखा है प्लस माइनस n, और कुछ नहीं। आप इसको केवल ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, Q इक्वल्स टू NE या Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जहां पे मेरे प्यारे बच्चों n क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूर्णांक, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। यहाँ पे फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, भिन्न। ठीक है, तो ये बातें सारी यहाँ पे लिखी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब मिनिमम किसी वस्तु से एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन को फोड़ के निकालोगे क्या? नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही और इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। मतलब सबसे कम जो आवेश जाएगा किसी वस्तु के पास वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। इसीलिए प्रकृति में विद्यमान सबसे छोटा मुक्त आवेश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है बात है, जिसका मान कितना होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है 1.6029191 इंटू 10⁻⁻⁻�19। सर इतना खतरनाक क्यों है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो याद करना है ई की वैल्यू वो बस इतना, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन हमको इतना ही याद रखना है, इसी से हमारा काम चलेगा। बात समझ में आई? ठीक है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, q आवेश है। सारी बातें यहाँ पे हमने अपने प्यारे बच्चों को बता दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने जब ये क्वांटमीकरण का सिद्धांत सीखा तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस सिद्धांत से मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है बहुविकल्पी में। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चनों को आपको दिखाऊंगा, कराऊंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या? आवेशन की विधियां। ठीक है, या तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आवेशन की विधियां स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समय लगेगा और समय समाप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैक 2024 में पूछा गया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछा गया? अब तक पाए गए आवेश का न्यूनतम मान क्या है? तो अभी तो सर आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश वो कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक बात है, आंसर आपके सामने है। इसको कुछ भी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है जी। चल क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों 2023 में पूछा गया सवाल है क्या? 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो देख, जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा तो मैं अपने प्यारे बच्चों को सिखाऊंगा कि कैसे इसको करना है। देख आराम से पढ़ो। क्या लिखा गया? 2 कूलम आवेश, यानी कि Q की वैल्यू दी है 2 कूलम, ऐसे लिख लो। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? यानी कि n का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी तो सर हमने एक ही फॉर्मूला सीखा, वही फॉर्मूला यूज होगा। कौन? Q बराबर NE। Q बराबर NE, प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस ये शो करता है कि उस वस्तु के पास धनात्मक आवेश आया कि ऋणात्मक आवेश आया। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे प्लस हो जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे ऋणात्मक आवेश। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो तो n का फॉर्मूला बनाते हैं, Q बाई E हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मान रख लेते हैं। Q का मान कितना दिया? 2 कूलम। अच्छा, E की वैल्यू हमको पता है क्या? आप कहेंगे हाँ सर, E की वैल्यू आपको याद रखनी है, बिना उसके काम नहीं होने वाला। कितना है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अच्छा जी, n का मान देख क्या करेंगे? कैलकुलेशन बड़े आराम से बच्चों की तरह करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। ये 10⁻⁻19 कूद के ऊपर गया तो ये धनात्मक हो जाएगा। बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ जी। नंबर के नीचे नंबर 10 के पावर को ऊपर कूदा दिया। ठीक है, अब बच्चों की तरह कैसे सॉल्व करते हो? आप कहेंगे सर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लो ना, तो ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 के पावर 19। ठीक है, अब कट्टी पिट्टी करते हैं।
तो 4 से काटो, 4 चौक को 16, 4 पंजे 20, तो यानी कि वैल्यू आ गई 5/4 इंटू 10⁻19। आपको दिख रहा है कि बच्चे जो नंबर है वो बच्चा हमारे पास डेसिमल में है, दशमलव में। तो चलो दशमलव लाते हैं भैया, इसको गुणा भाग करो। 4 एकम 4, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि n की वैल्यू 1.25 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगी सर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चा फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं आंसर नंबर सी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और ये मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आवेशन की विधियों से चैप्टर को लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3, 1 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके जैक एग्जाम 2025 में पूछा गया सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है क्या? हमको दिख रहा है कि ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे 2 कूलाम था, यहाँ पे बस 1 कूलाम दे दिया गया। तो Q की वैल्यू 1 कूलाम, N की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो क्यों ना डायरेक्ट मैं N का ही फॉर्मूला अब लिखूं। अरे बोलो यहां से Q बराबर N, N बराबर Q बाई, लिख सकते हैं ना। इतने तो मेरे प्यारे बच्चे बड़े हो गए हैं। चलो तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q का मान 1, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 होता है। ठीक है बच्चा लोग? हाँ सर एकदम ठीक है, बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन में, इतना लंजू पंजू क्वेश्चन आता है। चलो तो नंबर को नंबर के नीचे करना है, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। ठीक है बच्चों, ओके सर। चलो फिर से 10 का गुणा कर देंगे, ये 10, ये 16, ये 10 के पावर 19। अभी कुछ काम बना क्या? नहीं बना। चलो काम बनाते हैं। मैं कहूंगा कि इस 19 से एक 10 ले ले तो क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 10 के पावर 18 हो जाएगा। कर सकते हैं? बिल्कुल, ये 16 है। अब बच्चे कट्टी पिट्टी करते हैं 4 से। 4 चौक को 16, 25 चौक को 100। एक बार और काटूं, 4 छाक 24, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि n की वैल्यू 6.25 गुणे 10 के पावर 18। यही हमारे पास आंसर है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बातें उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आवेशन की विधियां, है ना, कि कैसे वस्तुओं को आवेश किया जाता है, कौन कौन सी हमारे पास विधियां हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ, जो कि आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी चीजें बताई गई आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप हमारे फिलो एप्लीकेशन को मेरे प्यारे बच्चों डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का फोटो लेकर के या टाइप करके आप हमारे किसी भी एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।